नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रूड की, क्योंकि यहां पर तेजी फिर से शुरू हुई है और ब्रेंट का भाव $112 के ऊपर गया है और नाइमेक्स क्रूड $109 के ऊपर है। एमसीएक्स पर 4% तक की तेजी कच्चे तेल में आ चुकी है। तो ठीक ठाक तेजी का माहौल बना है। सवाल यह है कि क्या ये तेजी टिकाऊ है, इसी पर पहले हम बात करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मनोज कुमार जैन, जो कि पृथ्वी फिनमार्ट के हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल आपसे मेरा यही होगा क्रूड को लेकर कि आप जरा बताइए कि क्योंकि जो तेजी आई है उसके पीछे एक दो महत्वपूर्ण रीजन है। पहली जो वजह है वो ये कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने यह कहा है कि अप्रैल के महीने से रूस से कच्चे तेल की सप्लाई घटनी शुरू हो जाएगी और करीब करीब 30 लाख बैरल रूस से सप्लाई घट जाएगी। इसका इम्पैक्ट हमने मार्केट के ऊपर देखा है तेजी के तौर पे। और दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार जारी है, उससे भी मार्केट में लगातार तेजी का माहौल बना हुआ है। तो आप जरा बताइए कि क्या अभी और तेजी बाकी है या इस खबर के दम पर जितनी तेजी आनी थी आ चुकी है? नमस्कार मृत्युंजय जी, बिल्कुल यहाँ पे हमने गत सप्ताह ऊपरी लेवल से गिरावट आते हुए देखी थी, जब ये संभावना बन रही थी कि शायद यहाँ पे सीज फायर होता हुआ दिखेगा, लेकिन वो नहीं हुआ। और अब ये चिंताएं यहाँ पे नई उभरती हुई दिख रही है कि जो रशिया का जो एक्सपोर्ट है वो घटेगा अप्रैल के बाद। उसके बाद हमने एक बार फिर यहाँ तेजी बनते हुए देखी है। तो हमारा मानना है कि जो मोमेंटम है ये अभी बना रह सकता है, क्योंकि जब तक रशिया और यूक्रेन के बीच में यहाँ पे समझौता नहीं होता है तब तक यहाँ पे सप्लाई कंसर्न्स रहेंगे और रशियन जो एक्सपोर्ट्स है उसको लेकर के भी चिंताएं रहेगी। तो हमारा मानना है कि अभी यहाँ पे जो WTI की कीमतें हैं वो फिर एक बार 112 से $114 और ब्रेंट की कीमतें लगभग $120 तक के लेवल्स तक पहुंच सकती है। तो अभी यहाँ पे गिरावट की संभावनाएं कम है। कोई भी करेक्शंस आते हैं तो वो अभी बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी, लेकिन यहाँ पे रशिया यूक्रेन के जो स्टेटमेंट्स है उसके ऊपर यहाँ पे नजर रखनी होगी। अगर वहां पे कोई सीज फायर एग्रीमेंट होता है या समझौते की वार्ता आगे बढ़ती है तो फिर एक यहाँ करेक्शन देखने को मिल सकता है। अन्यथा प्राइजेस यहाँ पे एलिवेटेड ही रहेंगे और गिरावट में बाइंग की ही एक अपॉर्चुनिटी के रूप में यहाँ देखना चाहिए। तो गिरावट पर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आप करें कि देखना चाहिए, इस पर आप नजर बनाकर चलें। ये बात हो गई क्रूड की। अब जरा आप गोल्ड के बारे में बताएं, क्योंकि गोल्ड का मार्केट का पूरा एक्शन आज गायब है हफ्ते के पहले ही दिन, और मार्केट बहुत ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, दायरे में ट्रेड कर रहा है। कोई बड़ा ट्रिगर मार्केट के लिए अभी दिख नहीं रहा है। तो आप जरा बताइए कि गोल्ड में ऐसे मूड माहौल में क्या ट्रेड लिया जाए? बिल्कुल, यहाँ पे सोने और चांदी में लोअर लेवल्स पर जो है अच्छे सपोर्ट्स एक बार बनते हुए देखे। गत सप्ताह यहाँ पे यूएस फेडरल रिजर्व की मीटिंग का एक डर मार्केट में बना हुआ था, लेकिन ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई और आगे 6 बढ़ोतरी के भी जो क्लियरिटी वहां निकल कर आई। साथ ही जो फेडरल रिजर्व चेयरमैन है उन्होंने इन्फ्लेशन और ग्रोथ को लेकर के चिंताएं जो है वो जताई है, जिसके चलते एक बार फिर यहाँ पे सोने और चांदी में बाइंग देखने को मिल रही है। आज शाम को यूएस फेडरल रिजर्व चेयरमैन की स्पीच भी है, उसके चलते अभी बाजार थोड़ा शांत बना हुआ है। लेकिन हमारा मानना है कि जिस तरह से रशिया यूक्रेन में तनाव बरकरार है और ग्लोबल इन्फ्लेशन और ग्रोथ को लेकर के चिंताएं हैं, तो सोने में यहाँ मजबूती ही बनी रहेगी। आज के लिए अगर मैं स्ट्रेटेजी की बात करूं तो 51,350 जो है बाइंग के लिहाज से अच्छे लेवल होंगे। 51,180 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और शाम तक यहाँ पे एक बार फिर 51,700 तक के जो लेवल्स है वो सोने में देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ी सी भी वर्तमान लेवल से अगर 101 रुपए की गिरावट आती है तो वहां फिर एक बार बाइंग की जा सकती है। ओके, अच्छा, तो चांदी में भी आपको मनोज जी यही लगता है कि चांदी में भी अभी बाइंग करने का मौका है, या चांदी पर आपकी राय कुछ अलग है? नहीं, बिल्कुल, चांदी भी सोने को ही फॉलो करती हुई दिख रही है और हमने देखा है कि यहाँ भी 24.80 जो है वो कॉमेक्स डिवीजन पे एक अच्छा सपोर्ट बना है। भारतीय बाजारों में भी हमने देखा है कि 67,500 600 के रेंजेस में यहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो चांदी के लिए भी अभी यहाँ लगभग 68,100 के आसपास अभी ट्रेड हो रही है। 67,900 का अगर लेवल मिलता है तो वहां भी बाइंग करके चलना चाहिए। ऊपर में हमारा मानना है कि फिर एक बार 68,600 तक के जो लेवल्स है वो यहाँ शाम के सत्र में देखने को मिल सकते हैं। 67,600 का एक यहाँ पे स्टॉप लॉस है। ओके, ठीक है, ये रहा आपकी सिल्वर पे। अच्छा, मेटल मार्केट में एल्युमिनियम के दाम बहुत बढ़ गए हैं। सारे मेटल काउंटर आप कहें कि तेजी के मूड माहौल में ही हैं, लेकिन एल्युमिनियम में बहुत बड़ी तेजी आई है। आज भी एल्युमिनियम आप देखिए 2.5% ऊपर है। क्या व्यू है आपका एल्युमिनियम पर? यहाँ बेस मेटल पैक में हमने देखा है मृत्युंजय जी की एल्यूमिनियम और जिंक ये दो कमोडिटी है जहां पे जो मोमेंटम है वो बरकरार है,
क्योंकि रशिया की तरफ से जो सप्लाई के कंसर्न से वो बने हुए हैं। आज ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी न्यूज निकल कर आई है कि जो एल्यूमिना का एक्सपोर्ट है वो रशिया को जो है बंद करेंगे। तो उसके बाद एक बार फिर कीमतों में सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे जो कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त देखने को मिली है, उसके चलते भी जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है मेटल्स की वो बढ़ी है और वहां से भी कीमतों में सपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। हमारा मानना है कि एल्यूमिनियम में यहाँ पे जो मोमेंटम है वो बरकरार रहेगा। 276 277 के रेंजेस में यहाँ बाइंग करके चलना चाहिए। 274 का एक स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में 284 तक के लक्ष्य यहाँ रखे जा सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई एल्युमिनियम पर। जिंक में भी आपकी राय बाइंग की है आज के लिए? बिल्कुल, जिंक में भी यहाँ पे जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव है और अभी 323 रुपए के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है। ये रेंज में यहाँ बाइंग की जा सकती है, ऊपर में 330 तक के लक्ष्य के लिए, और 319 का एक यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, और कॉटन सीड ऑयल केक एग्री में ये काउंटर अभी आपको कैसा लग रहा है? कॉटन सीड ऑयल केक में हमने देखा है कि गत सप्ताह यहाँ पे जो 3020 के जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल थे वो होल्ड किए थे ये कमोडिटी ने, और लोअर लेवल से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिला था, जो आज भी कंटिन्यू हो रहा है। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं तो 3140 के लेवल्स मिले तो वहां बिल्कुल बाइंग करके चलना चाहिए। 3100 का एक स्टॉप लॉस रखें, ऊपर में फिर ये कमोडिटी 3210 तक के लेवल्स जो है वो छू सकती है। तो थोड़ा सा वर्तमान लेवल से गिरावट में यहाँ भी बाइंग की जा सकती है, ऊपर में 3210 तक के लक्ष्य यहाँ रखें। ठीक है। अच्छा, चूंकि हमने कॉटन सीड ऑयल केक की बात की तो अब हम बात करते हैं कॉटन की, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी तेजी का माहौल बना है। नया रिकॉर्ड कॉटन ने बनाया है 39,680 का, और आइस फ्यूचर में भी 6 हफ्ते की ऊंचाई पर है भाव। इस साल 11% तक दाम बढ़ चुके हैं और 3 महीने में 22% की तेजी कॉटन में आ चुकी है, क्योंकि फंडामेंटली ये काउंटर बहुत मजबूत है, उत्पादन कम है। यूएसडीए ने ग्लोबल उत्पादन का अनुमान भी घटा दिया है, उसका इम्पैक्ट भी हम प्राइस के ऊपर साफ तौर पर देख रहे हैं। तो आप जरा बताइए कि कॉटन में क्या अभी और तेजी बाकी है, या आपको लगता है कि जो उत्पादन घटने की खबर आई उसके दम पर मार्केट को जितना रिएक्ट करना था कर दिया है? नहीं, अभी ये यहाँ पे मोमेंटम जो है कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है मृत्युंजय जी, और हम आपके माध्यम से कई बार आपके चैनल पर डिस्कस कर भी चुके हैं कि भारतीय बाजारों में 40,000 से 42,000 तक के लेवल्स जो है वो कॉटन में देखने को मिलेंगे, और आज लगभग 40,000 के लेवल्स पे जो है एमसीएक्स कॉटन पहुंचती हुई दिख रही है। और आइस में भी हमने देखा है कि 122 का जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ था काफी समय से, गत सप्ताह हमने उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आते हुए देखी थी। तो हमारा मानना है कि जो आइस कॉटन फ्यूचर है वो 136 से 138 सेंट तक के जो लेवल्स है वो दिखा सकता है। तो अभी जो मोमेंटम है वो बना रहेगा। एमसीएक्स कॉटन वायदा हमारा मानना है कि जो 42,000 तक के जो लेवल्स है वो यहाँ पे टेस्ट करता हुआ दिखेगा अगले 1 से 2 सप्ताह में। तो अभी यहाँ पे मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है, शॉर्ट अभी भी यहाँ अवॉइड करके चलना चाहिए। वर्तमान लेवल से भी यहाँ लगभग 2000 की जो है बढ़त तो आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये राय हो गई आपकी कॉटन के ऊपर, जहां पर इस वक्त 650 रुपए से ज्यादा की तेजी दिख रही है। अच्छा, आज से कैस्टर ऑयल का फ्यूचर लॉन्च हुआ है, आपका टेक क्या है कैस्टर ऑयल फ्यूचर पे? किस तरह का रिस्पांस मिल सकता है, और कैस्टर ऑयल में जो लोग ट्रेड लेना चाहते हैं उनके लिए आपकी राय? बिल्कुल, ये एक कैस्टर सीड का बाय प्रोडक्ट हम कह सकते हैं, और जिस तरह से कैस्टर सीड यहाँ पे एक एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है तो उस लिहाज से यहाँ पे ये कमोडिटी को एक पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो मिलना चाहिए। बीइंग एक्सपोर्ट कमोडिटी, ये यहाँ पे हेजर्स के लिए भी एक अच्छा जो है माध्यम होगा उनकी प्राइस रिस्क को हेज करने के लिए। तो हमारा मानना है कि जिस तरह से कैस्टर सीड का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एक्टिव है, उसका फायदा कैस्टर ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट को भी मिलेगा। हालांकि आज पहला दिन है और अभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको थोड़ा समझने में वक्त लग सकता है 1-2 सप्ताह का, लेकिन ये हेजिंग के लिहाज से काफी अच्छा जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा। कैस्टर सीड के प्राइसेस अभी जो हायर लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, तो वर्तमान लेवल पे यहाँ बाइंग की सलाह तो नहीं रहेगी, लेकिन हेजर्स को जो है यहाँ इसका जो है यूज करना चाहिए अपनी प्राइस रिस्क को हेज करने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके कमोडिटी में इस वक्त मिलेंगे।